नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पश्चिम एशिया में जारी है घमासान, ईरान पर तेज हुए अमेरिकी और इजरायली हमले। ट्रंप ने कहा ईरान में सब कुछ हुआ तहस नहस। बदले में ईरान का रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला, होर्मुज जल डमरूमदी को भी बंद किया। पश्चिम एशिया में शांति के लिए जारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक प्रयास। 48 घंटों में की 8 देशों के नेताओं से बात। विदेश मंत्रालय ने भारत के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जताई प्रतिबद्धता। खाड़ी देशों में फंसे कई यात्री पहुंचे स्वदेश। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा देश में ऊर्जा आपूर्ति मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा तेजी से विकसित भारत की दिशा में बढ़ रही है अर्थव्यवस्था। सतत विकास को व्यापार की मूल रणनीति बनाने पर दिया जोर। भाजपा ने घोषित की राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई अहम चेहरों को उच्च सदन में भेजने की तैयारी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा होंगे बिहार से एनडीए के तीसरे उम्मीदवार। और हर ओर छाई होली की उमंग, आम से लेकर खास तक सब पर चढ़ा रंग। साल के पहले चंद्र ग्रहण के बाद मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का संचालन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अलर्ट। ये थे हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत की सबसे बड़ी खबर। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। ईरान के तमाम शहरों में सैन्य ठिकानों और सरकारी संस्थानों पर बमबारी जारी है। बदले में ईरान इजरायल सहित खाड़ी के अन्य देशों में हमले कर रहा है। पूरे अरब इलाके में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान ने होर्मुज जल डमरूमदी को भी बंद कर दिया है। इस कारण पूरी दुनिया के अधिकतर देश तेल और एलएनजी आपूर्ति को लेकर काफी चिंता में हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बड़े नुकसान के संकेत दिए हैं। खाड़ी देशों के हवाई अड्डे, तेल रिफाइनरी, रिहायशी इलाके, बंदरगाह और अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़े परिसर ईरानी हमलों की चपेट में हैं। यानी खाड़ी देश अमेरिकी सुरक्षा संबंधों के साथ ईरान के साथ रिश्तों में सुधार की जो कोशिश पिछले कई सालों से कर रहे थे, वो संतुलन पल भर में छिन्न भिन्न हो गया। तनाव तब बढ़ गया जब अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई समेत कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को मार डाला। बौखला ईरान ने आसपास के खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। मंगलवार को हालात और गंभीर हो गए जब ईरानी ड्रोन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द जवाब देने की चेतावनी दी। दूसरी ओर सऊदी अरब ने राजधानी सहित 2 शहरों में 8 ड्रोन गिराने का दावा किया, जबकि कतर ने पहली बार ईरानी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। वहीं बहरीन स्थित अमेरिका के बड़े व अहम ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाने का दावा किया है। उधर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले हर जहाज को जला देने की धमकी दी है। वहीं ईरान ने तेहरान और बेरूत पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान में सुबह से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हमले में ईरान के सरकारी टीवी चैनल को निशाना बनाने की खबर है। पश्चिम एशिया में उपजे हालात का ऊर्जा ढांचों पर भी असर पड़ा है। सऊदी अरब की रस तनूर रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। हालांकि ईरान ने ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने से इनकार किया है। कतर के रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में भी ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके बाद एलएनजी प्रोडक्शन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। ईरान इन हमलों को आत्मरक्षा का अधिकार बता रहा है। तेहरान अमेरिकी ठिकानों को वैध लक्ष्य बता रहा है। सऊदी अरब और यूएई समेत कई खाड़ी देशों ने संयुक्त बयान में कहा है कि नागरिकों और गैर युद्धरत देशों को निशाना बनाना गैर जिम्मेदाराना और अस्थिर करने वाला कदम है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमेशा जारी रहने वाली लड़ाई के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर और भीषण हमला होना बाकी है। इजराइल ने कहा है कि तेहरान पर हमला फिलहाल रुकने वाला नहीं है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अमेरिकी हमलों में ईरान के भूमिगत नातांज संयंत्र को नुकसान पहुंचने की पुष्टि की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।
और खाड़ी देशों में जारी संघर्ष के बीच भारत लगातार शांति के प्रयासों पर बल दे रहा है, तो क्षेत्रीय शांति स्थापना के साथ के लिए सभी देशों से संवाद की अपील भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से बात की है, तो भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी जाहिर की हैं। होर्मुज के बंद होने के कारण भारत ने कहा है कि देश में तेल भंडार पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं और भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं और शांति बहाली के लिए अलग अलग देशों के प्रमुखों से बात कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को खाड़ी क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण नेताओं से बात की। उन्होंने ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से फोन पर बात की। साथ ही कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह से भी बात की। दोनों चर्चाओं के दौरान प्रधानमंत्री ने उनके देशों में हो रहे हमलों पर चिंता जताई और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा पर चर्चा की। कुल मिलाकर पिछले 48 घंटों में प्रधानमंत्री 8 देशों के नेताओं से बात कर चुके हैं, जिसमें यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर शामिल हैं। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास से बातचीत की। एक्स पर जानकारी साझा करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास के साथ टेलीकॉम हुआ। हमारी बातचीत ईरान और खाड़ी में चल रहे संघर्ष पर केंद्रित थी। वहीं ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल संघर्ष के बीच विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर संघर्ष और पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई है। भारत ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बातचीत और डिप्लोमेसी की अपनी बात जोर देकर दोहराता है। हम झगड़े को जल्द खत्म करने के पक्ष में साफ तौर पर अपनी आवाज उठाते हैं। पहले ही दुख की बात है कि कई जानें जा चुकी हैं और हम इस बारे में अपना दुख जाहिर करते हैं। लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक खाड़ी इलाके में रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई सबसे जरूरी है। हमारी ट्रेड और एनर्जी सप्लाई चेन भी इसी इलाके से होकर गुजरती है। किसी भी बड़ी रुकावट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है। भारत मर्चेंट शिपिंग पर हमलों का भी कड़ा विरोध करता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे हमलों की वजह से पहले ही कुछ भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है या वे लापता हैं। बदकिस्मती से रमजान के पवित्र महीने में इस इलाके में हालात काफी और लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते तनाव ने तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ताजा हालात पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बयान जारी कर बताया कि मिडिल ईस्ट में बदलते हालात के बीच भारत पूरी तरह से तैयार है और देश में ऊर्जा आपूर्ति मजबूत है। मंत्रालय ने आगे जानकारी दी, भारत दुनिया भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 3रा सबसे बड़ा इंपोर्टर, 4था सबसे बड़ा रिफाइनर और 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मिडिल ईस्ट से होने वाली शॉर्ट टर्म दिक्कतों से निपटने के लिए देश में क्रूड ऑयल और पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसे जरूरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अच्छा भंडार है। पहले कुछ सालों में भारत ने अपने सोर्स में विविधता लाकर अपनी आबादी के लिए एनर्जी की उपलब्धता और किफायत दोनों पक्की की है। भारतीय एनर्जी कंपनियों के पास अब ऐसी एनर्जी सप्लाई तक पहुंच है जो होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर नहीं जाती है। मंत्रालय ने देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई और स्टॉक की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए एक 24/7 कंट्रोल रूम बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने अपने भाई कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की। हम कतर के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हैं। हमने बातचीत और कूटनीति के जरिए इलाके में शांति और स्थिरता बहाल करने की तुरंत ज़रूरत पर जोर दिया। मैंने इस मुश्किल समय में कतर में भारतीय समुदाय के लिए उनके लगातार सहयोग और देखभाल के लिए भी उनकी तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से भी बात की। प्रधानमंत्री ने इस बारे में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक से बात की और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। ओमान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए लगातार कूटनीतिक बातचीत जरूरी है। भारतीय समुदाय को ओमान के लगातार सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस से बात की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा, साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस से बात की, जो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहे हैं। खाड़ी के हालात पर विचारों का आदान प्रदान किया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास के साथ चल रहे ईरान और खाड़ी क्षेत्र के संघर्ष पर बातचीत की। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास के साथ टेलीकॉन पर बातचीत हुई। हमारी बातचीत ईरान और खाड़ी में चल रहे संघर्ष पर केंद्रित थी। और इस बीच खाड़ी देशों में जारी संघर्ष के बीच भारत से तमाम देशों को जाने वाली फ्लाइट्स लगातार रद्द हो रही हैं, तो खाड़ी देशों से भारतीयों के वापसी के सिलसिले की शुरुआत भी हो गई है। आज एयर इंडिया का विमान खाड़ी देशों में फंसे यात्रियों को लेकर भारत पहुंचा, तो कई अन्य एयरलाइंस ने भी जल्द ही भारतीयों के लिए विशेष विमान भेजने की बात कही है। इस बीच भारतीय शिपिंग महानिदेशालय ने कहा है कि वो अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क में है और भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काम कर रहा है। मध्य पूर्व के हवाई क्षेत्र में हालात जटिल होने के बीच भारतीय एयरलाइनों ने क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर फंसे या पहले से टिकट खरीद चुके यात्रियों को वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ सहयोग से उन्होंने ऐसा करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यह भारत सरकार का कोई आधिकारिक निकासी अभियान नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र की बदलती स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन पर इसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी कर रहा है। फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। एयरलाइंस आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त क्षमता तैनात कर रही हैं। मध्य पूर्व में जारी मौजूदा हालात के बीच राहत और भरोसे की बड़ी खबर सामने आई है। एयर इंडिया की विशेष उड़ान A1916D मंगलवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। इस विमान से कुल 149 यात्री स्वदेश लौटे। इससे पहले सुबह ही एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 143 कॉकपिट और केबिन क्रू सदस्य जो दुबई में फंसे हुए थे, A1918D उड़ान से सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। वहीं कई यात्री मुंबई भी पहुंचे। खाड़ी देशों से स्वदेश लौटे लोगों ने अपनी आप बीती बताई। हम लोग दुबई घूमने के गए थे और 28 का हमारा रिटर्न टिकट था, लेकिन हमारा फ्लाइट नहीं चालू हुआ, एयरपोर्ट बंद हो गया था। नॉर्मल सी है काफी, बट एक वो डर रहता है पीछे। यू आर स्कैर्ड अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑन योर मदरलैंड। टफ तो था देखो, और ऑब्वियसली रिसोर्सेज अगर नहीं हो आपके पास तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ सब माहौल ऐसा था तो घर वाले वगैरह चिंता करते थे। यहाँ आने से अच्छा लगता है कि घर को वापस आओ। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण मंगलवार को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई के हवाई अड्डों पर 250 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर 80 उड़ानें रद्द की गईं, जबकि मुंबई हवाई अड्डे पर 107 तथा बेंगलुरु में कम से कम 42 उड़ानें रद्द कर दी गईं। चेन्नई हवाई अड्डे से 30 उड़ानें रद्द की गई हैं। पश्चिम एशिया में 28 फरवरी को संकट शुरू होने के बाद से भारतीय विमानन कंपनियों ने पिछले 3 दिनों में 1117 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की हैं। वहीं मिडिल ईस्ट के 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर कैंसिल हुई फ्लाइट्स की संख्या अब 12,300 से ज्यादा हो गई है। उधर केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला शिपिंग महानिदेशालय इन संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। महानिदेशालय सूचना संलयन केंद्र, हिंद महासागर क्षेत्र, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्य कर रहा है, ताकि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कुशलता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता, सहयोग और आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे क्षेत्रीय हालात के कारण सीबीएसई ने पश्चिम एशिया में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
100 भारतीय मंगलवार की शाम को दिल्ली पहुंच गए। सऊदी अरब की सऊदिया एयरलाइन इन यात्रियों को लेकर भारत पहुंची। सकुशल स्वदेश लौटने पर परिवारजनों ने राहत की सांस ली। तो देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। रियाद से एक फ़्लाइट आई है और मेरे साथ एक परिवार, और आइए हम उससे बात करते हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है, काफ़ी चिंतित है आपके परिवार वाले? आज काफ़ी चिंतित है और इनको तो विश्वास नहीं था कि मैं आ जाऊंगा। पहली बार अटैक हुआ तो कैसा लगा था आपको? डर गए थे आप? डर का माहौल तो था, लेकिन इतना भी नहीं था कि हम पैनिक तो नहीं हुए, लेकिन आने के लिए चिंतित थे। एम्बेसी आप लोगों के टच में थी? हाँ, एम्बेसी का पूरा सहयोग है, वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। उनके बेटे मेरे साथ है, कैसे लग रहा है? पापा आ गए हैं सकुशल? बहुत खुशी हो रही है अब तो। एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा टेंशन थी जब तक ये सब वहाँ पे चल रहा था और यहाँ पे फ्लाइट का कैंसिल हो सकती है, बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल थी, वो सब सुन रहे तो टेंशन तो थी सारी। कैसे लग रहा है आपको कि फाइनली ये पहुँच गए सकुशल? हाँ, पहुँच गए सकुशल, अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि अभी इंडिया के कैसा लग रहा है आपको कि सेफली आप पहुँच गए यहाँ पर? हाँ जी, मैं पहुंचा, बहुत खुशी है, अच्छा से पहुंच गया, सब कुछ अच्छा है। होली का माहौल में पहुंचे, ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत इंतजार कर रहे थे, अभी ये हल्ला हुआ था, हमें बहुत डर हो गया था। ये बताइए, जब लड़ाई शुरू हुई वहाँ पर सऊदी अरब पे भी, रियाद पर भी अटैक हुआ, तो आप लोगों को डर लगा था? डर तो लगेगा ना सर, अगर कोई फैमिली मेम्बर बाहर है, अगर वहाँ पे अटैक हो रहा तो डर तो लगेगा ही। बिल्कुल। पापा आ गए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या क्या लाए आपके लिए? चॉकलेट, एरोप्लेन, खिलौना। तो जैसे कि आपने सुना, होली का माहौल है, ये लोग सकुशल, इनके परिवारजन वापस आ गए हैं। घर के बुजुर्ग हैं जो रियाद में रहकर काम करते हैं और सकुशल यहाँ पर आ गए हैं। इनका कहना है कि एम्बेसी लगातार इनके टच में थी, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं और बहुत सारे लोगों को अभी आना बाकी है। कैमरामैन भीम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और सऊदी अरब में मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने सभी भारतीयों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिक मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहें और स्थानीय प्राधिकरणों और दूतावास द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। भारतीय दूतावास, रियाद और जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास VFS सेवाओं सहित सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर अपडेट और नई एडवाइजरी जारी की जाएगी। रियाद और जेद्दा से भारत के लिए कई एयरलाइंस की उड़ानें संचालित हो रही हैं, तो भारत लौटने के इच्छुक नागरिक उपलब्धता की जांच कर इन उड़ानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एडवाइजरी 3 मार्च 2026 को रियाद से जारी की गई है। भारतीय समुदाय से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ईरान युद्ध के बारे में प्रेस को बताया कि युद्ध अमेरिका के हित में अच्छा चल रहा है। साथ ही एक बड़ा दावा भी किया कि ईरान की नौसेना पूरी तरह हार चुकी है और उनका हवाई तंत्र भी खत्म हो चुका है। We'll obviously be talking a little bit about Iran today, and he's been helping us out. We've been very nice, actually, and that is coming along, as you see, very well. They have no Navy; it's been knocked out. They have no Air Force; it's been knocked out. They have no air detection; that's been knocked out. Their radar has been knocked out, and just about everything's been knocked out. So we'll see how we do, but we're doing very well. We have a great military, and they're doing a fantastic job. So we'll be talking about that. अब रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री ने बजट बाद आयोजित दूसरे वेबिनार में हिस्सा लिया। इसका विषय रहा आर्थिक विकास को बनाए रखना और उसे और मजबूत करना। वेबिनार विभिन्न इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप और विशेषज्ञों ने इसमें वेबिनार में हिस्सा लिया। कुल 10,000 से भी अधिक लोग इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रीसेट लेती हुई ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका अहम है। इस वेबिनार की थीम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति
विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास को निरंतर मजबूती देनी है। देश को लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने, क्वालिटी पर जोर देने, निवेश को बढ़ाने और वैश्विक जरूरतों के मुताबिक उत्पादन बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया। साथ ही रिसर्च को हर स्तर पर बढ़ावा देने की बात कही। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाएं। इसके लिए आप सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत आत्मविश्वास के साथ निवेश करना होगा। नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और रिसर्च में जो कंजूसी करते हैं ना, वो जमाना चला गया। अब हमें रिसर्च में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप क्वालिटी भी सुनिश्चित करनी होगी। और अब अगली खबर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत की यात्रा के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह केवल कनाडा भारत साझेदारी का नवीनीकरण नहीं, बल्कि नई महत्वाकांक्षा और नए फोकस के साथ रिश्तों का विस्तार है। दोनों आत्मविश्वासी देश अपने भविष्य की दिशा खुद तय कर रहे हैं। तो इस पर भारत के प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए लिखा, आप बिल्कुल सही हैं प्रधानमंत्री कार्नी, आपकी यात्रा ने वास्तव में एक नवीनीकृत साझेदारी के लिए मजबूत नींव रखी है। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हम अपने देशों के लोगों के लिए विश्वास, विकास, नवाचार और साझा समृद्धि से परिभाषित भविष्य का निर्माण कर सकें। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भाजपा अब राज्यसभा का सदस्य बनाने जा रही है। बीजेपी ने आज 6 राज्यों के लिए अपने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया, जबकि असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को प्रत्याशी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार को राज्यसभा का टिकट मिला है, जबकि पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। भाजपा राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। राज्यवार बात करें तो बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। नितिन नवीन इस वक्त भाजपा अध्यक्ष है और बिहार में उनकी छवि युवा और प्रभावशाली नेता की है। वर्तमान में बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक है। वहीं शिवेश कुमार की भी पार्टी के युवा और सक्रिय चेहरों में गिनती होती है। बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा नेता शिवेश कुमार ने पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद दिया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी हों, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, अमित शाह जी हों, या राष्ट्रीय टीम में हमारे नित्यानंद जी हों, या जो भी हों, हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हों, जितने भी शीर्ष समाज हमसे उम्र में जो बड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका नहीं मिला है, मेरे समाज को मौका मिला है। वहीं बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नितिन नवीन, शिवेश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर खुशी जताई। साथ ही एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी पर भी खुशी जाहिर की। बिहार के ही मिट्टी के लाल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार को यह सौभाग्य मिला। दूसरे प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री शिवेश कुमार राम जी, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी भी 5 तारीख को नामांकन करेंगे। पश्चिम बंगाल से भाजपा ने राहुल सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। राहुल सिन्हा पश्चिम बंगाल इकाई के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, बहुत खुश हूँ मैं
जे दोल का ऐसा पवित्र दिन में मेरे को जिम्मेदारी मिला, जब राधा कृष्ण जी का चारों ओर उत्सव मना रहा है, इसी होली का दिन में इतना बड़ा जिम्मेदारी पार्टी हमको दिया। वहीं असम के लोक निर्माण मंत्री जोगेन मोहन और विधायक तोराश गोवाला राज्य से संसद के उच्च सदन के चुनावों के लिए भाजपा के प्रत्याशी होंगे। भाजपा ने अपनी ओडिशा इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल और मौजूदा राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार को भी आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए राज्य से अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व लोकसभा सदस्य संजय भाटिया हरियाणा से राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे उम्मीदवार के तौर पर एनडीए के साझा उम्मीदवार होंगे। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरेंगे, जिन्हें एनडीए समर्थन देगा। अप्रैल में 10 राज्यों की 37 सीटें खाली हो रही हैं, जिसके लिए चुनाव की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की गई थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च है, जबकि 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मार्च तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और वोटों की गिनती उसी दिन की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा करते हुए जानकारी दी है कि सस्केचेवान के प्रीमियर स्कॉट मो और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संयुक्त और ड्यूअल डिग्री कार्यक्रमों, भारत में प्रमुख कनाडाई विश्वविद्यालयों के ऑफशोर कैंपस, सीमांत क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल साझेदारियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा भारत टैलेंट और इनोवेशन पार्टनरशिप के तहत एआई संचालित औद्योगिक अनुप्रयोगों, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा और कृषि खाद्य नवाचार में शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को और गहरा करने पर सहमति बनी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह बैठक भारत और कनाडा के बीच नवाचार, स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को लेकर एक मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने केरल की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं और केंद्र की योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने सीपीएम और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इन पार्टियों को सांप्रदायिक मुद्दों पर बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये पार्टियां खुद सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़ी नजर आती हैं। पालायम में पोंगाला के दौरान डीडी से बातचीत के दौरान उन्होंने फिल्म केरला स्टोरी 2 को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। शोभा करंदलाजे ने कहा कि यह फिल्म राज्य की सच्चाई को दिखाती है। साथ ही उन्होंने पोंगाला में दूर दूर से आई महिलाओं की आस्था और भक्ति की सराहना की और पूरे माहौल को आध्यात्मिक बताया। केरल में बहुत कमियां हैं। सीपीएम एलडीएफ का नाम से लूटा, कौन टेररिस्ट के साथ है उसको साथ दे रहे हैं, जमाते इस्लाम कौन है उसके साथ आप जा रहे हैं। इसीलिए केरल को एक अच्छा सरकार चाहिए, केरल को एक डबल इंजन सरकार चाहिए। केरला फाइल्स 1, केरला फाइल्स 2, ये केरला में रियलिटी में क्या हो रही है उसको दिखाने का काम केरला फाइल्स किया। खबर पड़ोसी राज्य कर्नाटक से, जहां ठेकेदारों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर 38,000 करोड़ रुपए के बकाये का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष आर मंजुनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि वे 6 मार्च को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में BWSSB, BDA और PWD विभागों के ठेकेदार शामिल होंगे, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार 3 वर्षों से उनका बकाया भुगतान करने में विफल रही है। मंजुनाथ ने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रशासन के तहत भ्रष्टाचार बढ़ गया है और चेतावनी दी कि अगर अगले महीने तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सीएम के निर्वाचन क्षेत्र से बेंगलुरु तक पैदल मार्च करेंगे। We are calling strike on 6th March. We are calling strike. One day token strike, and we have stopped all that regular works, and we are demanding whatever that pending bill we have, 37,000 crores pending bill. So that has to be clear. We met CM sir many times. Even saw what he is telling. So we doesn't have money and all he is telling. But actually, how many days we have to wait? Okay, tell me. Since 3 years we are waiting for the payment.
और इस समय विश्व के कई इलाकों में जंग के हालात हैं, तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर भी खड़ी हुई लग रही है। लेकिन इन सब के बीच भारत अपने व्यापार समझौतों को तेजी से दुनिया के सभी देशों के साथ मजबूत करने में लगा हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अलग अलग देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA करके वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी स्थिति लगातार सुदृढ़ कर रहा है। इसके तहत गल्फ सहयोग परिषद यानी GCC के साथ भी भारत मुक्त व्यापार समझौते की दिशा की ओर कदम बढ़ा चुका है। पूरा विश्व आज संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत दुनिया के अनेक देशों के साथ व्यापार, विश्वास और परिवर्तन का एक सेतु बना रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और निर्यात में बढ़ोतरी की दिशा में भारत ने विश्व भर में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जो 38 से अधिक देशों के साथ व्यापार करने की छूट देते हैं। इनमें खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के भविष्य में होने वाला मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है, जिसके लिए सरकार ने GCC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। GCC देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदेवी के बीच भारतीय GCC मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर साइन किए गए। ये समझौता भारत और GCC देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आने वाले दिनों में भारत और GCC देशों को मजबूत आर्थिक गति प्रदान करेगा। ये GCC देशों और भारत के बीच वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध प्रवाह को सक्षम बनाएगा और निवेश को आकर्षित करेगा। खाड़ी सहयोग परिषद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार समूह है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 178.56 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत से निर्यात 56.87 अरब डॉलर और आयात 121.68 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये भारत के वैश्विक व्यापार का 15.42% है। पिछले 5 वर्षों में भारत GCC व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसमें औसतन 15.3% वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। भारत से GCC को प्रमुख निर्यातों में इंजीनियरिंग, वस्तुएं, चावल, कपड़े, मशीनरी, रत्न और आभूषण शामिल है। वहीं GCC से भारत में आयात होने वाली वस्तुओं में कच्चा तेल, LNG, पेट्रोकेमिकल्स और सोना जैसे बहुमूल्य धातु शामिल हैं। 2024 में GCC देशों की कुल आबादी 6 करोड़ 15 लाख थी और मौजूदा कीमतों के आधार पर इसकी GDP 2.3 ट्रिलियन थी। GCC देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, जो दोनों क्षेत्रों के बीच एक मजबूत और स्थायी सेतु की तरह काम करते हैं। ये निर्यात के विस्तार और विविधता को प्रोत्साहित करते हुए दोनों पक्षों के बीच आर्थिक एकीकरण को और अधिक मजबूत करेंगे। भारत के लिए इन समझौतों का व्यापक उद्देश्य साफ है: भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक सशक्त केंद्र बनाना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को गति देना, निवेश के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करना। ये समझौते केवल व्यापारिक दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की दिशा में एक ठोस कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात रंग और उमंग की। दिल्ली में रंग, खुशबू और हरियाली का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के फ्लावर फेस्टिवल का भव्य आगाज हुआ। इस खास मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में NDMC द्वारा आयोजित फ्लावर फेस्टिवल में देश विदेश की दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियों के फूलों की शानदार प्रदर्शनी लगाई गई। रंग बिरंगे गुलाब, गेंदा और मौसमी फूलों की सजी कतारें लोगों को मंत्रमुग्ध करती दिखीं। प्रवेश द्वार से लेकर पूरे परिसर तक फूलों की भव्य सजावट ने हर किसी का ध्यान खींचा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्सव का शुभारंभ किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली को हरित और स्वच्छ बनाना सरकार की प्राथमिकता है और इस तरह के आयोजन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पूरे AI समिट के दौरान, जब G20 था उसके दौरान, जब भी देश में कोई बड़ा मौका इस राजधानी को देखने के लिए मिला, उसमें NDMC की बहुत बड़ी भूमिका रही
और पूरी दिल्ली हरी भरी बने, पूरी दिल्ली खूबसूरत बने, यही इच्छा है। इस खास मौके पर एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने एनडीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने की दिशा में परिषद लगातार प्रयासरत है और फ्लावर फेस्टिवल उसी कड़ी का हिस्सा है। और ये दिल्ली बदल रही है। पहले के मुख्यमंत्री तो किस तरह एनडीएमसी का काम रुके उसके लिए जाने जाते थे, और अब दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री किस तरह एनडीएमसी की गति बढ़े उसके लिए जानी जाती है। फेस्टिवल में आकर्षक फ्लोरल इंस्टॉलेशन और थीम आधारित सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी यहाँ फूलों की खूबसूरती का आनंद उठाते नजर आए। होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, पर इस पार्क में अगर आज मैं देखती हूँ तो रंग जो है प्रकृति के ऐसे मानो लगता है धरा पर आ गए हैं। यहाँ आके ऐसे फुलवाड़ी कहीं देखी नहीं है हमने, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहरहाल दिल्ली के दिल में सजे इस फ्लावर फेस्टिवल ने एक बार फिर साबित कर दिया है, अगर प्रयास ईमानदार हो तो राजधानी को और अधिक सुंदर और हरित बनाया जा सकता है। रंग बिरंगे फूलों की ये महक आने वाले दिनों तक लोगों के जहन में ताजगी का एहसास कराती रहेगी। एनडीएमसी के द्वारा दिल्ली में आयोजित ये फ्लावर फेस्टिवल न सिर्फ प्रकृति प्रेमियों के लिए खास है, बल्कि राजधानी दिल्ली को हरित बनाने में भी ये महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। कैमरामैन सुनील राणा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। रंग बिरंगे फूलों के बाद अब रंगों के त्योहार की बात। पूरा देश इस समय होली के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में कल होली मनाई जाएगी, तो आज भी कई राज्यों में होली मनाई गई। होली से पहले देश भर में होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है, जहां हर आमो खास लोग शामिल होकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज चंद्र ग्रहण होने के चलते सोमवार को ही होलिका दहन हो चुका है, तो कल होली को लेकर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। देश इस वक्त होली के रंग में रंगा हुआ है। जहां अधिकतर हिस्सों में बुधवार को होली मनाई जाएगी, वहीं देश के कई राज्यों में मंगलवार को होली मनाई गई। असम में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। वहीं असम के महान संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली श्री श्री बाता द्रवा थान में 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो 6 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरा परिसर भक्तिमय बना हुआ है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने श्री श्री बाता द्रवा थान में पूजा अर्चना की और सभी के कल्याण की कामना की। होली से पहले कई जगह होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आम जनता के साथ राजनेता भी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में स्थानीय लोगों के साथ होली मनाई और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। होली की सभी को शुभकामना, बधाई। होली का पर्व सबके जीवन नई खुशी, उमंग, उल्लास लेकर आए। हम भाईचारे के साथ सब मिलकर सामूहिकता से लोगों के जीवन में खुशी उमंग का प्रयास करें। वहीं पटना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद समेत अनेक भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं बात करें प्रशासन की, तो होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 9000 पुलिसकर्मियों को दिल्ली में अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा मोटरसाइकिल से संवेदनशील स्थानों पर गश्त भी की जाएगी। जहाँ जैसी ज़रूरत है उसी रिस्पांस के हिसाब से हमने पूरा अरेंजमेंट लगाया है। कोई शरारती लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी हमने पूरे एहतियात बरती है। हमने इलाके के अंदर जो भी अच्छे नागरिक हैं, सभ्य नागरिक हैं, उनसे अमन कमेटी वगैरह की मीटिंग भी की गई है और सबसे शांति की अपील की गई है। जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर पुलिस पिकेट लगाई जाएगी और जो पुलिस पिकेट है उसके ऊपर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात है और आउटर फोर्स जो पैरामिलिट्री है वो भी हम लोगों को मिली हुई है। पेट्रोलिंग भी करी जाएगी इलाके के अंदर। कई जगहों पर पिकेट चेकिंग, पुलिस के सभी जिलों में करीब 500 से अधिक जगहों पर पिकेट लगाकर चेकिंग की जाएगी और कुछ सीमावर्ती
इलाके में नाकेबंदी भी की जाएगी। वहीं करीब 1300 मोटरसाइकिल टीम को तैनात किया जाएगा। शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए पीसीआर और स्थानीय पुलिस के जवान विभिन्न सड़कों पर तैनात रहेंगे ताकि नियमों की अनदेखी करने वालों को रोका जा सके। दिल्ली से मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सुरक्षा की भी पूरी तैयारी है और इसीलिए राजधानी में होली के अवसर पर हुड़दंग रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। करीब 9000 स्थानीय पुलिसकर्मियों की पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर तैनाती रहेगी। इसके अलावा पिकेट चेकिंग से लेकर मोटरसाइकिल से संवेदनशील स्थानों पर गश्त भी की जाएगी। 500 जगहों पर पिकेट लगाकर चेकिंग होगी। कई जगहों पर पिकेट चेकिंग पुलिस के सभी जिलों में करीब 500 से अधिक जगहों पर पिकेट लगाकर चेकिंग की जाएगी और कुछ सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी भी की जाएगी। तो वहीं करीब 1300 मोटरसाइकिल टीम को तैनात किया जाएगा। शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए पीसीआर और स्थानीय पुलिस के जवान विभिन्न सड़कों पर तैनात रहेंगे ताकि नियमों की अनदेखी करने वालों को रोका जा सके। होली के अंदर उत्तर ज़िले के अंदर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में प्लान करते हुए एरियाज़ के हिसाब से जहां जैसी ज़रूरत है उसी रिस्पांस के हिसाब से हमने पूरा अरेंजमेंट लगाया है, जो कल सुबह से एक्टिवेट होगा। उसके अंदर जैसे कि आपको मालूम है अभी रमज़ान का भी महीना चल रहा है और होली भी है और ईरान वाला इंसिडेंट भी है, तो कोई शरारती लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी हमने पूरे एहतियात बरती है। हमने इलाके के अंदर जो भी अच्छे नागरिक हैं, सभ्य नागरिक हैं, उनसे अमन कमेटी वगैरह की मीटिंग भी की गई है और सबसे शांति की अपील की गई है। एक राब्ता बनाने का कोशिश की गई है कि कुछ भी हो तो अफवाहों पे ध्यान न देके एक अच्छी जानकारी सामने आए और लोग खुद इंटरवीन करें कि कोई इंसिडेंट बड़ा हो जाए उसके पहले। तो ये एक बात की गई है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने पूरे ज़िले के अंदर कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर पुलिस पिकेट लगाई जाएगी और जो पुलिस पिकेट है उसके ऊपर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात है और आउटर फोर्स जो पैरामिलिट्री है वो भी हम लोगों को मिली हुई है। पेट्रोलिंग भी करी जाएगी इलाके के अंदर और इसकी तरह हम लोग पूरा तैयार हैं उसके लिए कि जो होली का त्यौहार है उत्तर ज़िले के अंदर बिल्कुल अच्छे से निपटे। और आज साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगा जो शाम 6:46 पर ख़त्म हो गया। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो कुछ घंटों तक दिखाई देती है। तो नेहरू तारामंडल के सीनियर साइंस एजुकेटर ऋषभ जैन से चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक जानकारी और इसके प्रभावों पर दिवांशु मल्होत्रा हमारे संवाददाता ने ये बातचीत की है। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। वैज्ञानिकों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋषभ जैन जी हैं जो कि नेहरू तारामंडल के सीनियर साइंस एजुकेटर हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा कि आज चंद्र ग्रहण लगा, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। साल का पहला चंद्र ग्रहण था जो भारत से भी थोड़ा बहुत विजिबल था। जैसे कि पहले अभी सूर्य ग्रहण लगा था वो तो हम देख नहीं पाए थे, यहाँ से विजिबल नहीं था, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा देख के। ये हमने ये भी देखा कि आपने यहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगाई हुई थी, लोग काफ़ी उम्मीद के साथ आए थे कि देखने को मिलेगा, लेकिन एल्टीट्यूड लॉ होने की वजह से जो है विजिबल काफ़ी कम था। हाँ, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई टेलीस्कोप लगा होगा जिससे वो देख पाएंगे चंद्र ग्रहण को, पर ऐसा नहीं है। इस बारी क्या हुआ था कि सूर्यास्त जिस समय हुआ उसी समय मून राइज भी हो रहा था। जैसे कि आपने भी बताया कि उसका ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा कम था, इसकी वजह से लोग देख नहीं पाए, पर हमने कोशिश करी कि जहाँ से लाइव स्ट्रीम जो चल रहे हैं एक हम स्क्रीन के माध्यम से लोगों को दिखा सकें कि एक्चुअली में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। सर, आगे अगर हम बात करें तो कब ऐसी सिचुएशन बनेगी जब या चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण लगेगा, क्या उसकी डेट और टाइमिंग वगैरह कुछ आ पाई हैं अभी तक? अभी तक इस साल में ऐसा माना जा रहा है कि शायद 2 ग्रहण और लगेंगे, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। 1 अगस्त में माना जा रहा है और 1 चंद्र ग्रहण माना जा रहा है कि नए साल के आसपास जो है लगेगा। तो यदि उस समय वो भारत से या दिल्ली से स्पेशली अगर बात की जाए तो विजिबल होगा, तो हम उसका प्रबंध करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली से खासकर जो है लोग देख पाएंगे, लेकिन टाइमिंग की वजह से और लो एल्टीट्यूड की वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा खास विजिबल नहीं रहा, लेकिन वैज्ञानिकों की दृष्टि से बात करें तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। कैमरामैन योगेश के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
अगली खबर, ब्रिक्स के कज़ान शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए मंगलवार को दिल्ली में रूस के कलाकारों ने एक नृत्य कार्यक्रम को पेश किया। भारत रूस सांस्कृतिक सहयोग की दृष्टि से ये एक अहम पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर दर्शक उपस्थित रहे। रूस सरकार द्वारा वित्त पोषित इस कार्यक्रम को भारत के संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी का भी समर्थन मिला। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में रूस के महिला कलाकारों ने नृत्य का अद्भुत कार्यक्रम पेश किया। ध्वनि और पांवों के थिरकने के अंदाज ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। भारत के जयति जयमम भारतम की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में रूस के बैले डांसरों ने भारतीय दर्शकों का दिल जीत लिया। और इस मौके पर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा कि दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों में यह एक अहम कदम है। This project is being supported by the Ministry of Culture of Russia and the Ministry of Culture of India. In 2024, at the BRICS summit in Kazan in Russia, the leaders of the BRICS countries had agreed to form an alliance of folk dance within the format. This project has come under the umbrella of this alliance. और इसी कार्यक्रम में भारत के संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि हमारे सांस्कृतिक संबंधों का यह अवसर हमारी मित्रता को और मजबूत करेगा। The Indian philosophy rests on the basic belief of the cosmic dance of the Creator. So the whole creation is the cosmic dance of Nataraja, the Shiva, and the Damru that he plays is actually the first sound which ultimately led to all musical instruments. अगली खबर, विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर और लद्दाख के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी और बर्फीली तेंदुए, हिमालयी भेड़िया, भरल, आइबेक्स, मार्मोट, काले गर्दन वाले क्रेन जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके आवासों का संरक्षण करना है, जो ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम फोरम के तहत किया जाएगा। यह MOU भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला और लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा की उपस्थिति में हुआ। इसमें एक संयुक्त बर्फीली तेंदुआ संरक्षण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जो प्रजातियों के संरक्षण पर निगरानी रखेगा। यह कदम लद्दाख की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। आरोपी जिशान के एनकाउंटर के बाद एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गुलफाम इंदिरापुरम में पुलिस के साथ एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि सलीम वास्तिक के दफ्तर में उन पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद उनका इलाज अभी जारी है। दोनों आरोपियों की पहचान CCTV कैमरे और उनके घटना में इस्तेमाल की गई बाइक से हुई थी, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इधर दिल्ली पुलिस को जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री की कार पर गोलीबारी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पकड़े गए बदमाश का नाम रोहित सोलंकी है। यह रोहित गोदारा का खास आदमी बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो रोहित गोदारा के कहने पर ही इसने इस वाकये को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार रोहित सोलंकी 25 फरवरी की देर रात मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास हुए हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में शामिल था। उसने यह सब कुछ रोहित गोदारा के इशारे पर ही किया और रोहित ने ही सारी लॉजिस्टिक भी मुहैया कराए थे। लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री पर जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के DCP हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे उसको अरेस्ट किया आपने? कैसे ये पूरा का पूरा गैंग जो था वो लॉरेंस के खिलाफ एक्टिविटी कर रहा था? ये जो वारदात हुई थी पिछले मंगलवार को मरघट वाले मंदिर के बाहर, उसके बाद हमने वहाँ से जांच शुरू करी और
कई CCTV कैमरे खंगाले गए और उसके अंदर हमें कुछ लोग दिखे जो सस्पिशियस थे, उनकी फिर शिनाख्त करके उस पर आगे बढ़े। इन्फॉर्मर्स की मदद ली गई और इसमें टेक्निकल सर्वेलेंस भी लगाया गया और काफ़ी और इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग इस तक पहुँचे कि ये एक मुख्य आरोपी है उन सब में। और इसको फिर हम लोग इसकी नोन जो ठिकाने हैं वहाँ पे भी रेड्स की गई। इसके साथियों से पूछताछ करते हुए फाइनली हमको ये पता चला कि बीच में ये बैंकॉक भाग गया, फिर ये बैंकॉक से वापस आ गया, फिर बैंकॉक से वापस आके दिल्ली में माजरा डबास में छुपा हुआ था अपने एक दोस्त के पास, जहाँ से हमने इसको कल रेड करके गिरफ्तार किया है। तो ये बैंकॉक से आगे कहाँ भागना चाह रहा था, वहाँ से क्यों नहीं आगे इमिग्रेशन क्लियर कर पाया, क्या कुछ उसका बैकग्राउंड है, क्या नाम है, प्रीवियस कितनी इन्वॉल्वमेंट है? इसका नाम रोहित सोलंकी है और इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। इसके अंदर मारपीट की भी है और गैम्बलिंग की भी है, क्योंकि ये है कि कपिल मान की बुक चलाता था पहले ये उसके बिहाफ पे, और उसके अंदर इसके ऊपर केसेस भी रजिस्टर्ड हैं। और इसका जो अभी तक प्लान है, जो पूछताछ में ये कह रहा है कि मैं बैंकॉक गया था और वहाँ पे इमिग्रेशन में इनसफिशिएंट फंड्स हो जाने की वजह से आई वाज नॉट एबल टू फुलफिल कंडीशंस ऑफ इमिग्रेशन, दैट्स व्हाई आई वाज डिपोर्टेड बैक। उस वजह से ये वापस कर दिया गया और आगे का इसका प्लान जो है वो अनक्लियर है। अभी हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में क्लियरली नहीं सामने आ रहा है। वो दुबई भी हो सकता है कि दुबई भी भाग जाए वहाँ से, क्योंकि वो पहले भी दुबई जा चुका है 2 बार। हो सकता है वो वहीं पे कुछ टाइम कंटिन्यू करता फिर वापस आता। जिस तरह से रोहित गोदारा लगातार अभी भी खत्री जो एडवोकेट है उनको इनका वॉर ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, क्या लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी और अभी आगे भी वो लोग ट्राई कर सकते हैं, खत्री पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, या उनकी जान को खतरा है? ये तो देखिए डेफिनेटली इसके अंदर तो पैसे तो दिए ही गए थे ये काम करवाने के लिए। अब आगे जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तो एविडेंट ही है और उसके बेसिस के ऊपर आगे काम होगा। भी अभी कितने लोगों की और तलाश जारी है इसमें? अभी इसके अंदर हम लोग 4 लोगों की और तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने देखा कि एक की अरेस्टिंग हो सकती है और 4 लोगों की तलाश जारी है। कैमरा राजेश श्याम के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। खबर पड़ोसी देश नेपाल से, जहां 5 मार्च से होने वाले चुनावों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार 1,80,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव से 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड में पॉलिटिकल कैंपेन पर पूरी तरह से रोक है। नेपाल के इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के लिए इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू किया है। इस बार आम चुनाव ऐतिहासिक होंगे क्योंकि इसमें 80 लाख युवा पहली बार वोट देंगे। हर वोटर को 2 साइन किए हुए बैलेट पेपर दिए जाएंगे। एक उनके चुनाव क्षेत्र में अपने पसंदीदा कैंडिडेट को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग के लिए होगा, जबकि दूसरा बैलेट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए होगा, ताकि वे उस पार्टी को चुन सकें जिसे वो सेंटर में लीड करना चाहते हैं। वोटर अपने अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर अपने मतदान कर सकेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 165 सीटें हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से 110 सदस्य चुने जाते हैं, जिससे निचले सदन में कुल मिलाकर 275 सदस्य हो जाते हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।